नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, इसके पहले हम लोग वायुमंडल का क्लास देखे थे। उसमें हम लोग पढ़े थे वायुमंडल की परत। जैसे वायुमंडल में 5 परत है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझना है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें 2 प्रकार का गैस पाया जाता है। एक हल्की गैस और दूसरा भारी गैस। हल्की गैस के अंतर्गत कौन कौन आएगा, भारी गैस के अंतर्गत कौन कौन आएगा, किसकी मात्रा कितनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पे हम पहले ही लिख दिए हैं। तो पहले समझते हैं कि भारी गैस क्या है। तो भारी गैस के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.08% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.99% पाया जाता है। लगभग 21% हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरे स्थान पर है आर्गन। आर्गन की मात्रा 0.93% पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आर्गन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है और वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है, तो यही क्या होगा, आर्गन, ठीक है ना। एक सवाल और अक्रिय गैस से पूछा जाता है कि कौन ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है रेडॉन। कौन सा, रेडॉन। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि चौथे स्थान पे कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। और 5वां नंबर पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 0.01%। तो ये पांचों गैस जो है भारी गैस के अंतर्गत आता है। हल्की गैस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया। इसके अलावा और जो भी सारी गैसें हैं सब हल्की गैस के अंतर्गत आएगा। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे पहले तो यही चीज़ कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारी गैस है। तो कन्फ्यूजन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला में, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, भारी गैस है। और इसके अलावा ये सब जो गैसें दिया हुआ है क्या है, हल्की गैस के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि वायुमंडल में बढ़ जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। कई एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, तो पहला क्या होगा, गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि वर्तमान में पूछा जाए कि CFC के लिए उत्तरदायी कारक कौन होगा, और यदि ऑप्शन में जलवाष्प हो तो सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा, जलवाष्प। चूँकि जलवाष्प जो है वायुमंडल को गर्म करने के लिए सर्वाधिक गर्म करता है जलवाष्प, उसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड। यदि जलवाष्प ऑप्शन में ना रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। तो पहली बात कि CFC के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। इसका 2 कारण निम्नलिखित है, समझते हैं। पहला कारण जो है, जैसे अधिक मात्रा में जैविक ईंधन का दोहन, समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का कारण कौन सा है, 2 कारण हमेशा याद रखना है। पहला क्या, अधिक मात्रा में जैविक ईंधन
का उपयोग। दूसरा एक याद रखिएगा, वन की कटाई, वनों की कटाई, अर्थात वनों की कटाई का मतलब हुआ पेड़ पौधे, पेड़ पौधा की कटाई। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यदि वन काटा जाएगा, पेड़ पौधा नहीं होगा, तो एक जीवन चक्र चलता है जिसके अंतर्गत हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन पेड़ पौधा देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा अवशोषित करता है। अब यदि पेड़ पौधा की संख्या में कमी होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने वाला कौन होगा, तो पौधा। अब पौधा रहेगा ही नहीं, पौधा कम मात्रा में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगा। इसलिए दूसरा रीजन याद रखना है, वनों की कटाई, ठीक है ना। हल्के गैस में याद रखना है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। एग्जाम के दृष्टि से 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितना है, तो 78.08%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 20.99, यानी कि लगभग 21%। ऑर्गन वाला तो हमेशा याद ही रखना, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाई जाती है, तो ऑर्गन। ऑर्गन की मात्रा कितना है, तो 0.93%। फिर चौथा स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 पॉइंट याद रखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 कारण भी हम लोग समझे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के लिए 2 कारण है ये। फिर याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाने के लिए 1997 में, ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक प्रोटोकॉल, एक बैठक हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, तो याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CFC की मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाने के लिए। और ये क्योटो एक जगह है, जापान में पड़ता है, वहाँ पे बैठक हुआ जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और ये बैठक कब हुआ, 1997 ईस्वी में। अब समझते हैं दूसरी पॉइंट कि वायुमंडल है और वायुमंडल में या फिर पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश। प्रकाश का जब सूर्य से प्रकाश आती है तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी आता है। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मा बजट कितना है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है। आखिर सूर्य से ऊष्मा आता है तो पृथ्वी को क्यों नहीं गर्म कर पाता, यानी कि पूरा लगातार जब ऊष्मा आ रहा है तो पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म होना चाहिए अपने अंदर स्टोर करके ऊष्मा को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से जितना भी ऊष्मा आता है तो पृथ्वी का एक गुण है कि जो भी ऊष्मा आता है सारा का सारा ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो समझते हैं ऊष्मा बजट, ये तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ऊष्मा बजट की बात कर लेते हैं हम। मान लिया जाए ये हमारा क्या है, सूर्य है, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा 100% मानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% यदि ऊष्मा सूर्य से निकल रही है तो 100% में कितना ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सबसे पहली बात कि सूर्य से निकलने वाली कुल ऊष्मा का 35% ये जो होता है शून्य में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, शून्य में परावर्तित हो जाता है। अच्छा, परावर्तित होने का रीजन क्या है, आखिर क्या ऐसा बात है कि ऊष्मा का परावर्तन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य से वायुमंडल या पृथ्वी तक आने में ऊष्मा को धूलकण, बादल, कोहरा, ये सब का सामना करना पड़ता है। तो 35% में लगभग 27% जो होता है बादल के द्वारा,
2% पृथ्वी पर आकर के डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है और 6% जो है वायुमंडल से वापस जाता है। तो सबसे पहली बात कि क्या चीज़ कि 35% जो ऊष्मा है सूर्य से निकलता है और 35% डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। बचा कितना, 65%। अब 65% में समझेंगे कि 65% में डायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर 17% आता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर डायरेक्ट रूप से कितना सौर विकिरण आता है, तो 17%। बच गया कितना, 65% था ना। अब यहाँ पे देखेंगे 65% बचा। 65% में ये 14% जो है, इधर लिखते हैं 14% ऊष्मा वायुमंडल में अवशोषण हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। यदि सूर्य से 100% ऊष्मा विकिरण निकलता है तो 35% कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट शून्य में अर्थात अंतरिक्ष में। मतलब 35% ऊष्मा से वायुमंडल को कोई लेना देना नहीं है, पृथ्वी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कितना से, तो 65% में से 14% जो ऊष्मा है वायुमंडल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। बचा कितना, 51%। यही 51% जो है पृथ्वी के पास आता है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, 51% जो ऊष्मा पहुंचता है पृथ्वी के पास, अर्थात पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना होगा, 51%। एग्जाम के दृष्टि से VVI पॉइंट है, याद रखिएगा कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है, 51%। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि 51% जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है उसमें कितना प्रतिशत वायुमंडल से आता है या फिर कितना प्रतिशत सूर्य से डायरेक्ट आता है। तो ध्यान रखिएगा 34%, सॉरी यहाँ पे 17% गलती लिखा गया था। 34% जो है डायरेक्ट ये आता है सूर्य से और 17% इधर से आता है। यानी कि पहले से वायुमंडल भी तो अपने अंदर कुछ ऊष्मा स्टोर किया हुआ होता है। तो 17% आता है ये वायुमंडल से। अब ध्यान रखिएगा पृथ्वी का काम क्या है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि यदि हर एक दिन सूर्य का 51% ऊष्मा पृथ्वी के पास आ रहा है तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए और टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ेगा तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है कि जितना ऊष्मा पृथ्वी के पास आता है सारा का सारा ऊष्मा को क्या करेगा, वह परावर्तित करेगा। तो अपरावर्तित भी करेगा। पहली बात क्या कि 51% ऊष्मा आया पृथ्वी के पास, तो 51% क्या कहलाया, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। 51% में 34% डायरेक्ट सूर्य से आता है और 17% वायुमंडल से आता है। तो ध्यान रखेंगे 51% अपरावर्तित भी करता है। चूँकि पृथ्वी को परावर्तित भी करना होता है तो परावर्तित किस रूप में करता है, तो 34% आया डायरेक्ट सूर्य से, तो 17% डायरेक्ट अंतरिक्ष में ये क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और ये जो 34% है वायुमंडल में क्या करता है, परावर्तित करता है। तो एक बार फिर से समझेंगे, 51% में पृथ्वी, 17% अंतरिक्ष में और 34% पुनः वायुमंडल में। अर्थात वायुमंडल में ऊष्मा का कितना मात्रा रहा, तो 14% तो आने वक्त ही अवशोषित कर लिया था और 34% वापस पृथ्वी से जा रहा है। तो पृथ्वी से 34% वायुमंडल अवशोषित किया, अर्थात वायुमंडल में कितना ऊष्मा रहा, तो 14 और 34 कितना हो गया, 48। ये 48%। तो एग्जाम के दृष्टि से एक पॉइंट और यहाँ पे बना कि वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है, तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है, 48%। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है, तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51%, वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है, तो 48%। वायुमंडल में 48% कैसे कैसे आया, तो 14% आने वाली सूर्य की किरण से और 34% पार्थिव विकिरण से।
पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी का विकिरण से, मतलब यहाँ से वापस गया 34%। तो उम्मीद करते हैं ऊष्मा बजट आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और याद रखना है, चूँकि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार ज्वाइड के आकार का है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा है, ज्वाइड। ये पूछा भी जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, नारंगी, गोलाकार, चपटाकार, ये सब भूल जाइए, याद रखना ज्वाइड के आकार का होता है। अब ज्वाइड के आकार का है तो पृथ्वी पर सूर्य का ऊष्मा अलग अलग जगह पर अलग अलग पड़ेगा। किसी जगह पर ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश को, किसी जगह पर कम दूरी तय करना पड़ता है। तो जहाँ पे कम दूरी तय करना पड़ेगा वहाँ पे ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, और जहाँ पे अधिक दूरी तय करना पड़ेगा वहाँ पे ऊष्मा की मात्रा कम पहुँचेगा। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो डेट, एक 3 जनवरी और दूसरा 4 जुलाई, ठीक है ना। 3 जनवरी को उपसौर होता है। उपसौर का मतलब हुआ कि इस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होता है। उपसौर सबसे निकटतम दूरी पर, सबसे निकटतम दूरी पर, और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी होता है 14 करोड़ 70 लाख 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है, यानी कि इस दिन को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है, अर्थात ये होता है 15 करोड़ 20 लाख लगभग। तो जाहिर सी बात है 4 जुलाई को ऊष्मा पृथ्वी पे कम पहुंचेगा क्योंकि अधिकतम दूरी पर होता है, और 3 जुलाई को पृथ्वी पर ऊष्मा अधिक पहुंचेगा क्योंकि न्यूनतम दूरी पर होता है। तो 3 जुलाई और 4 जुलाई में ध्यान रखेंगे कि इस दिन की अपेक्षा 3 जनवरी को 7% अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है पृथ्वी को, 7% अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है पृथ्वी को। एक और एग्जाम के दृष्टि से याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी को कितना रोज ऊर्जा मिलता है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो याद रखना 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। मतलब सूर्य से पृथ्वी को 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया पर 1.94 कैलोरी का ऊर्जा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब वायुमंडल का क्लास हम आगे के क्लास में चलेंगे। उसमें देखेंगे कि कर्क रेखा मकर रेखा पर किस दिन को कितना, मतलब किस रेखा पर कितना दिन का समय होता है, रात कितना समय का होता है, फिर 24 घंटे की रात या 24 घंटे के दिन किस अक्षांश रेखा पर होता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। एक चीज़ इसमें और गलत कॉन्सेप्ट हम लोग के माइंड में बैठा हुआ है कि मध्य रात्रि का सूर्य केवल नॉर्वे में दिखाई देता है। नॉर्वे में नहीं, बल्कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिखाई देता है और दक्षिणी अक्षांश पर। अब क्यों दिखाई देता है इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।